लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लोड लाइन का अध्ययन किया था, जिसके द्वारा हम ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना हाइब्रिड पैरामीटर। और ये हाइब्रिड पैरामीटर जो थे अपने फर्स्ट चैप्टर में भी इनका अध्ययन किया था, जिसमें 3 तरह के पैरामीटर थे। जेड पैरामीटर जो कि इम्पीडेंस से संबंधित था, सेकंड था वाई पैरामीटर जो एडमिटेंस से संबंधित था, और थर्ड था अपना एच पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर, जिसमें ये दोनों पैरामीटर सम्मिलित थे हाइब्रिड पैरामीटर में। और इन पैरामीटर को पढ़ते वक्त अपन ने 4 टर्मिनल नेटवर्क को भी देखा था, जिसमें 2 तरह के सर्किट थे या 2 तरह के गेट थे। एक इनपुट गेट निवेशी द्वार और दूसरा था आउटपुट गेट निर्गम द्वार। इनपुट सिग्नल से संबंधित इनपुट गेट हो गया और आउटपुट सिग्नल से संबंधित आउटपुट गेट हो गया। चूँकि किसी भी 4 टर्मिनल नेटवर्क के व्यवहार को 4 फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करती है, प्रदर्शित करती है या परिभाषित करती है, वो थे अपने इनपुट टर्मिनल पर प्राप्त फिजिकल क्वांटिटीज, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट टर्मिनल पर प्राप्त फिजिकल क्वांटिटीज है वो है आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। तो ये चारों फिजिकल क्वांटिटीज जो है, जो कि हमने इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल पर डिफाइन की है। जब हमने जेड पैरामीटर का अध्ययन किया था, तो उन जेड पैरामीटर में हमने इनपुट करंट I1 और आउटपुट करंट I2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना था। इंडिपेंडेंट अर्थात करंट I1 में चेंज हो या करंट I2 में चेंज हो तो दोनों करंट पर आपस में कोई इफेक्ट नहीं होता। I1 को चेंज करते हैं तो I2 पे कोई इफेक्ट नहीं आता, और I2 को चेंज करते हैं तो I1 पे कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन वोल्टेज V1 और V2 में परिवर्तन आता है, इसलिए वोल्टेज V1 और V2 को हमने करंट I1 और I2 का फंक्शन मानते हुए जेड पैरामीटर की इक्वेशन हमने कैलकुलेट की थी। जब वाई पैरामीटर का हमने अध्ययन किया तो वहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना कि V1 को चेंज करोगे, इनपुट वोल्टेज को चेंज करते हो तो आउटपुट वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं आता, या आउटपुट वोल्टेज को चेंज करते हो तो इनपुट वोल्टेज पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन इनपुट करंट और आउटपुट करंट में परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर हमने करंट I1 और I2 को इन दोनों वेरिएबल का फंक्शन माना था, और फंक्शन मान करके हमने वाई पैरामीटर की इक्वेशन कैलकुलेट की थी। फिर आया अपना एच पैरामीटर। इस एच पैरामीटर में हमने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने वो था इनपुट करंट I1 और आउटपुट करंट V2 को। इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हुए इनपुट वोल्टेज V1 और आउटपुट करंट I2 को इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन माना, और फंक्शन मान करके हमने हाइब्रिड पैरामीटर की इक्वेशन कैलकुलेट की। और वो इक्वेशन आई थी अपने पास, इक्वेशन ये फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, जिसमें इनपुट वोल्टेज V1 इज इक्वल टू है
एच आई वन प्लस एच आर वी टू। यहाँ पर जो एच आई है वो एच आई है निवेशी प्रतिबाधा की वैल्यू, लेकिन कब? जबकि आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट हो। आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट होने का मतलब है कि इस इक्वेशन फर्स्ट से एच आई की वैल्यू आप तभी कैलकुलेट कर सकते हो जबकि राइट हैंड साइड की ये सेकंड टर्म जीरो हो जाए। तो उस स्थिति में एच आई इज इक्वल टू आएगा V1 अपॉन I1, ये जो वैल्यू। अब जिस टर्म को हमने ज़ीरो माना है वो टर्म ज़ीरो तभी हो सकती है जबकि आउटपुट वोल्टेज V2 की वैल्यू ज़ीरो, और आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो होने का अर्थ है कि आउटपुट जो टर्मिनल है वो शॉर्ट सर्किट है, लघुपतित है। इसी प्रकार से इसी इक्वेशन फर्स्ट से अगर हमें एच आर की वैल्यू निकालनी है तो फिर ये फर्स्ट टर्म ज़ीरो होना ज़रूरी, और यदि ये ज़ीरो हो जाए तो एच आर इज इक्वल टू वैल्यू आती है V1 अपॉन V2, जिसको हम रिवर्स वोल्टेज रेशियो कहते हैं, उत्क्रम वोल्टता अनुपात कहते हैं। जबकि हमने कहा कि फर्स्ट टर्म ज़ीरो हो जाए, ये फर्स्ट टर्म ज़ीरो तभी हो सकती है जबकि करंट I1 इज इक्वल टू ज़ीरो, और करंट I1 इज इक्वल टू ज़ीरो होने का अर्थ है कि निवेशी सिरे ओपन हैं, खुले हैं, करंट ज़ीरो तभी हो सकती है। तो एच आर जो है वो यहाँ पर है उत्क्रम वोल्टता अनुपात जबकि निवेशी सिरे खुले हो। फिर सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू है एच एफ। जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट में एच आई और एच आर की वैल्यू कैलकुलेट की है, ठीक उसी प्रकार से इक्वेशन सेकंड से हम वैल्यू निकालेंगे एच एफ और एच ओ की। एच एफ की वैल्यू तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जबकि इक्वेशन सेकंड का सेकंड टर्म जो है राइट हैंड साइड की वो ज़ीरो हो जाए, यानी वोल्टेज V2 इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। और वोल्टेज V2 ज़ीरो होने का अर्थ है कि आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट हो। तो उस स्थिति में एच एफ इज इक्वल टू वैल्यू आती है I2 अपॉन I1, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, जिसको हम अग्रधारा लाभ कहते हैं। लेकिन कब? जबकि निर्गम सिरे लघुपतित हो। फिर सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू निकालनी है अपने को एच ओ की, और एच ओ की वैल्यू तभी आ सकती है जबकि ये फर्स्ट टर्म एच एफ I1 इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये वैल्यू तभी ज़ीरो होगी जबकि करंट I1 इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी इनपुट टर्मिनल ओपन हो। तो उस स्थिति में एच ओ इज इक्वल टू वैल्यू है I2 अपॉन V2, एडमिटेंस की वैल्यू है। चूँकि दोनों ही आउटपुट क्वांटिटीज़ हैं तो ये निर्गम प्रवेशिता होगी, आउटपुट एडमिटेंस होगी। लेकिन कब? जबकि निवेशी सिरे ओपन हो, इनपुट टर्मिनल ओपन हो। तो यहाँ हमने डिफाइन किया कि एच आई क्या है, एच आर क्या है, एच एफ क्या है और एच ओ क्या है। अब वापस हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पे जाते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है V1, यानी जो इनपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर है? वो बराबर है कि एक तो प्रतिरोध या प्रतिबाधा एच आई पर वोल्टता पतन वोल्टेज ड्रॉप एच आई I1 और किसी वोल्टेज सोर्स के द्वारा उत्पन्न वोल्टता एच आर V2। दो वैल्यू है यहाँ पर, एक तो एच आई I1 और एच आर V2। एच आई क्या है? रेजिस्टेंस है, इम्पीडेंस है,
I1 इनपुट करंट है। तो HI1 क्या हो सकता है, किसी रजिस्टेंस HI पर वोल्टेज ड्रॉप HI1 और किसी वोल्टेज सोर्स के द्वारा उत्पन्न वोल्टेज HRV2 के योग के तुल्य होगी। क्या, ये V1। अब यदि हम इस इक्वेशन फर्स्ट का कोई सर्किट बनाएं कि ये V1 किसके बराबर है, तो हमने यहाँ देखा कि V1 किसके इक्वलेंट है, ये है किसी रजिस्टेंस, ये जैसे रजिस्टेंस बना दिया, इसकी वैल्यू है HI और इस पर वोल्टेज ड्रॉप होगा HI1 कब, जबकि करंट I1 इसमें से फ्लो होगी। साथ ही किसी वोल्टेज सोर्स के कारण उत्पन्न वोल्टेज को यहाँ पर लिख रहे हैं हम, ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा इक्वेशन फर्स्ट लाने के लिए, और इन दोनों को जब ऐड कर देंगे ये है HRV2 और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है HI1। तो इन दोनों का जो एडिशन है वो एडिशन किसके इक्वलेंट है, वो है V1 के इक्वलेंट। तो जो सर्किट अपने को मिलेगा वो सर्किट यहाँ पर बनाया हुआ है, जैसे कि ये वाला। तो ये तो हमने इक्वेशन फर्स्ट को लेकर के सर्किट बनाया। अब हम सर्किट बनाएंगे इक्वेशन सेकंड को लेकर के, और इक्वेशन सेकंड से देखें तो वैल्यू है I2 इज इक्वल टू HFI1 प्लस HOV2। यहाँ पर करंट I2 किसके बराबर है, वो इक्वल है कि समीकरण 2 के अनुसार करंट I2 जो है वो एक तो है प्रवेशता HO से वोल्टेज V2 के कारण फ्लो होने वाली करंट HOV2 और किसी करंट सोर्स के द्वारा उत्पन्न करंट HFI1। ये वापस जा रहा हूँ मैं इक्वेशन सेकंड पे कि इक्वेशन सेकंड में जो करंट I2 है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो है वोल्टेज V2 के कारण एडमिटेंस HO से फ्लो होने वाली करंट, और किसी करंट सोर्स से फ्लो होने वाली करंट HFI1 के योग के तुल्य है। अब यदि हम इस इक्वेशन सेकंड का सर्किट बनाएं तो वो सर्किट मिलेगा अपने को ऐसे कि करंट सोर्स से उत्पन्न करंट HFI1 और इस वोल्टेज V2 के कारण इस एडमिटेंस से फ्लो होने वाली करंट जो है वो है HOV2, उसके योग के बराबर होगा करंट I2 की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन फर्स्ट से तो सर्किट मिला इनपुट वोल्टेज V1 की, और इक्वेशन सेकंड से हमें सर्किट मिला आउटपुट करंट का। अब हम यही सर्किट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी बनाएंगे, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी बनाएंगे और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी बनाएंगे। तो जो अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखी है हाइब्रिड पैरामीटर के लिए, ये वाली, ये दोनों इक्वेशन हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी लिखेंगे और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी लिखेंगे और साथ ही कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी लिखेंगे, तीनों के लिए लिखेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि तीनों कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट करंट क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट करंट क्या है और आउटपुट वोल्टेज क्या है। अगर ध्यान से देखें तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट वोल्टेज VEB है, इनपुट करंट IE है, आउटपुट वोल्टेज VCB है
आउटपुट करंट IC है, साथ ही जो हाइब्रिड पैरामीटर थे HI, HR, HF और HO, उन सबके साथ में सब स्क्रिप्ट हम BB लगा देंगे और ये लगा करके हम ये शो करेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की। साथ ही इस इक्वेशन से जो हमने इक्वेशन फर्स्ट से बनाया था उसका सर्किट तो ये रहा जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया, और इक्वेशन सेकंड से जो सर्किट बनाया था वो सर्किट अपना ये रहा, और इन दोनों सर्किट को हमने जोड़ करके यहाँ पर बेस टर्मिनल को कॉमन कर दिया। तो ये तो हुआ कि ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके हाइब्रिड पैरामीटर के लिए तुल्य परिपथ इक्विवेलेंट सर्किट। इसी प्रकार से फिर हमने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनाया, इक्वेशन दोनों वापस लिखी, सर्किट बनाया। यहाँ पर अपने सिलेबस में कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है, हाइब्रिड पैरामीटर के तुल्य परिपथ, इसलिए सिर्फ यहाँ पर हमने कॉमन बेस और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का ही हाइब्रिड पैरामीटर के इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है। नेक्स्ट टॉपिक को अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।